हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी स्कॉलर्स। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ बेसिकली फॉर योर क्लास 10th 11th एंड 12th प्रिपरेशन। सो आई एम अ मैथ्स एजुकेटर जो पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट इन वेरियस सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी स्कूल्स, जहाँ पे मैं क्लास 12th और 11th को गाइड करता आ रहा हूँ और यही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो एग्जामिनेशन में कॉपीज चेक करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, कैसे क्या आंसर्स लिखना होता है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो इसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करने आया हूं और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने आया हूं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स के मैं बारे में बता देता हूं। जैसे यहां पे एक फीचर है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। तो जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं फीचर, ये उन्हीं के लिए है। इसमें है रेज अ हैंड। रेज अ हैंड में क्या होता है समझिएगा। रेज अ हैंड में जैसे हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस क्लासेस होती हैं, ड्यूरिंग दैट क्लास अगर आप रेज अ हैंड पे क्लिक करेंगे तो आप उसी समय एट दैट इंस्टेंस अपने एजुकेटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑन वन आप बात करके, वर्बली बात करके आप सारी चीजें यहां पे बात शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वहीं पे आपको तुरंत के तुरंत आपकी प्रॉब्लम, डाउट्स का क्लैरिटी मिल जाएगी। जबरदस्त फीचर है, आपको टाइप नहीं करना है, आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हो अपने मुंह से, ठीक है। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस क्विजेस, वाइवास, डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये यहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही चली जाती है। दूसरा जो एक बहुत अमेजिंग फीचर है हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, दैट इज आस्क अ डाउट। सो यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कभी भी हो, किसी भी समय आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब ये जो डाउट्स होते हैं आपके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, आप मैथ्स रात में लगा रहे हो, 12 बजे आपका कोई क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको तुरंत के तुरंत उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो के फॉर्म में सोल्यूशंस मिल जाते हैं जो हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज आपकी लोकल लैंग्वेजेस में भी पूरे पूरे वीडियो सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन के मैचेस मिल जाते हैं आपको। करना क्या है, देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पे जब आप जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है आस्क अ डाउट। यू हैव टू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट। वंस यू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, उसके बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, टेक अ पिक्चर एंड चूज फ्रॉम गैलरी। आप वहां पे अपनी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन की, या फिर अगर आपकी गैलरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो क्वेश्चन तो वहां से आप उसको पिक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्रॉप करके सेलेक्ट कर लेना है, उतना पार्ट जितने पार्ट का आप आंसर चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, व्हाटएवर। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट को चूज कर लेना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आराम से बैठ जाना है, 2-4 मिनट रिलैक्स करना है, चिल मारना है, और 2-4 मिनट में ही आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। है ना जबरदस्त फीचर। इस फीचर के साथ हमारी अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन चल रही है। बच्चे बहुत गेन कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन से। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती जा रही है और एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो रही है फॉर टर्म 1, स्पेशली फॉर टर्म 1। टर्म 2 के लिए भी यही प्रिपरेशन चलेगी। बोर्ड्स की जबरदस्त प्रिपरेशन चल रही है। अब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। फीचर्स लाइक घर पे बैठ के आप अपने कंफर्ट से पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं भाई, एग्जॉस्टिव कवरेज रहता है पूरे के पूरे सिलेबस का, मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, पूरा का पूरा बैच कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो और उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप मान लेते हैं कॉमर्स साइड से हो, कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो बीएसटी भी पढ़ सकता है, अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। सिमिलरली इफ
यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन को परचेज करके। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करने हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट है। 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, सो लेट्स से यू आर इन क्लास 11 एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11, तो क्लास 11 12 2 साल आराम से प्रिपेयर करो। 2 साल की जो इसकी फीस है वो दैट इज जस्ट 25,000 रुपीज फॉर 2 कंप्लीट ईयर्स। सो अगर इसको हम लोग मंथली देखें तो करीब 1,042 रुपए मंथली आएगा, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, सो दैट इज जस्ट फॉर 15,000 रुपीज, सो 1250 पर महीने आएगा। एंड अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो दैट इज जस्ट फॉर रुपीज 10,000। अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो भाई 10% का और डिस्काउंट ले लो। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो यश10 रेफरल कोड यूज करोगे और आपको यहाँ पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है इस सब्सक्रिप्शन पे भी। जो दूसरा अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, जो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया प्लस सब्सक्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट सम एडिशनल फीचर्स लाइक यहां पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे। तो 1-to-1 आपको अगर मेंटोरशिप की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, तो इसमें आपके 1-on-1 जितने भी डाउट्स होंगे किसी भी पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट में वो तुरंत के तुरंत क्लियर किए जाते हैं। वीकली रिपोर्ट क्रिएट की जाती है जिसमें आपका अटेंडेंस के बारे में बताया जाता है, परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है इन वेरियस टेस्ट एंड क्विजेस। तो आप अपना बेसिकली ये रिपोर्ट की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपका जो प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से है। पेरेंट्स से भी कनेक्ट करवाया जाता है ताकि पेरेंट्स को भी ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहां पे उसके वीक एरियाज है और कैसे कैसे वो अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बना सकता है। स्टडी प्लानर भी रहता है आपके पास ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आप अपने प्लान के हिसाब से सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करके आगे पुश किया जाता है। बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जैसे लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में बताया। अब इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 साल की जो इसकी कॉस्ट है दैट इज जस्ट 48,000 रुपीज। सो अगर महीने के हिसाब से निकाला जाए तो 2,000 रुपए पर महीना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सारी चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए दैट इज जस्ट 28,000 रुपीज। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए दैट इज जस्ट 17,000 रुपीज। अगर आपको ये फीस ज्यादा लग रही है तो उस केस में यू कैन यूज द कोड यश10 कोड यूज करके आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट यहां पे भी मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी, ठीक है। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं सीबीएसई पे, आइकॉनिक पे और प्लस सब्सक्रिप्शन पे, आप उनको ले सकते हो अगर आप परचेज करते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के सब्सक्रिप्शंस। भाई जो जबरदस्त एक चीज चल रही है यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दैट इज सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में, जिसके 90 मिनट्स के आपके पेपर कराए जाएंगे जो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को होते हैं। सैटरडे को मैथ्स का होता है, अगर आप क्लास 12th में हो, साइंस साइड से कॉमर्स के हो तो भी मैथ्स का भी दे सकते हो, अकाउंटेंसी का भी दे सकते हो। सैटरडे को 10th में हो तो साइंस का दे सकते हो। संडे को 10th क्लास का मैथ्स का पेपर होता है, कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का होता है एंड 12th का बायोलॉजी का होता है। जो इसके टाइमिंग रहते हैं वो फिक्स हैं, 5 से 6:30 बजे शाम को। सो 5 to 6:30 PM पे ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इन टेस्ट को देके आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप एनरोल कर सकते हो इन टेस्ट में फॉर फ्री, सो यू कैन अनलॉक द कोड, यूज द कोड यश10 एंड यू कैन अनलॉक दिस एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं भाई हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आ जाइए ताकि हम आगे अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक, सो टुडेज टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो हमको पढ़नी है, ये सब कवर करने वाले हैं। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है, कंडीशनल का मतलब है कंडीशन, मतलब एक चीज के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, एक चीज के अकर होने की संभावना, चांसेस से दूसरी चीज के अकर होने की चांसेस चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से हम लोग कह देते हैं कि हम लोग वीकडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वीकडे में अब मैं आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल स्कूल बंद होगा। वीकडे है नॉर्मल सा, ठीक है।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल स्कूल बंद होगा? तो भाई कल स्कूल बंद होगा। अगर वीकडे है तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वीकडे में तो स्कूल खुला ही रहता है, ठीक है। सो लेट्स से 0% चांसेस है बंद होगा और 100% चांसेस है कि खुला होगा, क्योंकि वीकडे है। अब इसी चीज को मैं चेंज कर दूं, मैं बोल दूं कि हम कल संडे है, अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्कूल बंद होगा? सो अगेन, क्योंकि यहां पे कंडीशन आ गई है संडे की कि टुमारो इज संडे, देयरफॉर स्कूल विल बी क्लोज्ड, तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी स्कूल क्लोज होने की दैट विल बी 100%, और वीकडे में यही पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी लेट्स से 0%। इसमें कोविड को दूर कर देते हैं, कोविड को अंदर नहीं लाते, क्योंकि कोविड लाएंगे तो ये सब ऐसी तैसी हो जाएगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोविड से सारा डेटा खराब हो जाता है। सो नॉर्मल दिनों की बात कर रहे हैं, तो अगर वीकडे है तो 0% चांसेस है कि कल छुट्टी होगी, और अगर संडे है कल तो 100% चांस है कि कल छुट्टी होगी। सो देखिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि कंडीशंस बदलती जा रही हैं, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि अगर एक चीज अकर हो गई है तो उससे दूसरी चीज के अकर होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो conditional probability is a measure of the probability of an event occurring given that another event has already occurred। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी? सो फॉर्मूला है ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है PA/B। अब PA/B का मतलब क्या होता है देखिए समझिए, इसको पढ़ा जाता है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड। क्या पढ़ा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B has already occurred, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred, A की प्रोबेबिलिटी जब B ऑलरेडी हो चुका है। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब B ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब B अकर हो चुका है, ये किसके बराबर है? दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वही वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी, याद रख लीजिएगा। क्या बोला मैंने बोला अगर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, सो B/A का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ऑलरेडी अकर हो चुका है? A ऑलरेडी अकर हो चुका है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर पार्ट। तो ये आ गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस लगाते हैं डायरेक्टली। ये तो था छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आ जाते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं क्वेश्चन से कैसे डेटा इंटरप्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते आसान है, बस इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और लॉजिक क्या लगेगा उसके पीछे, वो हम लोग यहां से समझ लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इन अ कॉलेज 70% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स। कह रहा है एक कॉलेज में 70% बच्चे फिजिक्स में पास होते हैं, 75% बच्चे मैथमेटिक्स में पास होते हैं, एंड 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, दोनों में ही फेल हो जाते हैं भाई, ठीक है, ऐसे भी बेचारे बच्चे होते हैं। One of the student is chosen at random. What is the probability that he passes in physics and maths? क्या probability है कि वो फिजिक्स में भी पास हो जाए एंड मैथ्स में भी पास हो जाए, ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग बोल देते हैं इवेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। इवन इवेंट को ले लेते हैं। लेट्स से इवन इज अ इवेंट जिसमें स्टूडेंट पासेस इन लेट्स से सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद ले लिया E2, ये एक इवेंट है, स्टूडेंट पासेस इन मैथ्स। सो स्टूडेंट पासेस इन मैथ्स की प्रोबेबिलिटी, इसको ले लेते हैं इवेंट E2 के बराबर, ठीक है। सो इवन इवेंट हो गया स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स, एंड E2 इवेंट हो गया स्टूडेंट पासेस इन मैथ्स। सो ये दो इवेंट्स हमने यहां से बना लिए। कह रहा है अ स्टूडेंट इज चोजन, सो 70% स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स। सो 70% स्टूडेंट पासेस इन फिजिक्स का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन will be equal to 70/100. Similarly, probability of E2 will be equal to
75/100 बिकॉज 75% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हो जाते हैं। कह रहा है 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। फेल इन बोथ का मतलब क्या है, देखो अगर ये दोनों चीजें हमने लिए पास होने के लिए, तो फेल इन बोथ का मतलब हो गया, दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डैश, यानी फिजिक्स में भी फेल हो जाते हैं, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड E2 डैश, E2 डैश मतलब मैथ्स में भी फेल हो जाते हैं। सो फिजिक्स में भी फेल हो जाते हैं, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मैथ्स में भी फेल हो जाते हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ, याद है डी मॉर्गन्स लॉ क्लास 11 में पढ़ा था मैंने, फर्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताया था। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, डी मॉर्गन्स लॉ कहता था E1 यूनियन E2 का टोटल का डैश इज इक्वल्स टू E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। ठीक है, सो देखिए E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं E1 यूनियन E2 का होल का डैश। ठीक है, सो ये है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का होल का डैश, विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ठीक है, सो ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ठीक है, अच्छा अब यहां से होगा क्या, तो यहां से देखिए डी मॉर्गन्स लॉ था, इसको हटा देते हैं यहां से, डी मॉर्गन्स लॉ क्लास 11 का पार्ट था, ये हमको ऑलरेडी आता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, विच विल बी इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 में से माइनस कर दें E1 यूनियन E2। अब E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश का हमको प्रोबेबिलिटी दिया है कि 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। तो ये जो टोटल चीज दी हुई है, ये जो है कह रहा है ये 10% बच्चे इसमें ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं दोनों में। सो ये हो गया 10/100, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस P E1 यूनियन E2। सही है, अब यहां से देखिए क्या किया जाए, इस E1 यूनियन E2 को ले आए लेफ्ट साइड पे, इस 10 को ले जाए राइट साइड पे, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 विल बी इक्वल टू 90/100। तो ये आ जाएगा 90/100 के बराबर, 1 में से माइनस करेंगे 10/100, सो ये आ जाएगा 90/100। ठीक है, सो यहां से हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई E1 यूनियन E2 की। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 इंटरसेक्शन E2 की। सो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, सो एडिशन थ्योरम को याद कीजिए, एडिशन थ्योरम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, सो इसके लिए देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सॉरी एडिशन थ्योरम का जो फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को यहां पे लगा दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया, E1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 70/100 प्लस 75/100 माइनस 90/100। ठीक है, सो यहां से हमने वैल्यू निकाल लेनी है। सो ये हो जाएगा 145 माइनस 90, 145 70 प्लस 75, ये हो गया आपका 145, यस 145 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145 में से 90 माइनस कर लीजिए, सो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी ये हो गया 55। सो रफ कॉपी में करके आप देख सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अगर ओरली कर लीजिए तो भाई ओरली सबसे अच्छा है, 55/100 ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, सो 70 एलसीएम ले लिया, बेसिकली एलसीएम लिया तो तीनों टर्म्स बराबर थे, 100 आ गया, 70 प्लस 75 145, 145 में से 90 माइनस किया तो यहां से आ गया कितना, यहां से आ गया 55। ठीक है, सो ये हो गया 55/100, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन मैथ्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मैथ्स में पास होगा। क्या ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये अकर ऑलरेडी ये हो चुका है कि वो फिजिक्स में ऑलरेडी पास हो चुका है। सो दैट मींस अगर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं यहां से, सो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी E2 से है, सो हमको निकालना है E2 बाय E1. So we have to find the probability of E2 by E1. E2 by E1 मतलब probability that he passes in maths given that he passes in physics. तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा probability of
E1 इंटरसेक्शन E2 जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। सो E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, ये आ गई 55 अपॉन 100। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 55 अपॉन 100 अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70 अपॉन 100, तो ये हो गया 70 अपॉन 100। सो होगा क्या, देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 55 अपॉन 70। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट अगर हम लोग निकालें यहां से, तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ही पासेज इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेज इन मैथमेटिक्स। सो सेम वैसे ही है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही पासेज इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेज इन मैथमेटिक्स। सो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड P E1 by E2। अगेन P E1 by E2 विल बी इक्वल टू P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P E2, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू P E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया फिर से 55 अपॉन 100 अपॉन P E2 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ्स, दैट इज 75 अपॉन 100। तो ये हो गया 75 अपॉन 100। सो अगेन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 55 अपॉन 75। सो दैट इज द फाइनल आंसर। यही है हमारा फाइनल आंसर। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस हमको जो दिया था उसको हमने समझा, उसको हमने नोट डाउन किया, जो हमको इंफॉर्मेशन दी थी, जो डेटा दिया हुआ था, और उसी डेटा से जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी एंड वी गॉट द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जबरदस्त फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। मतलब एक चाइल्ड हो रहा है एक फैमिली में और उसके चांसेस उतने ही हैं लड़के होने के जितने उसके लड़की होने के, मतलब 50-50% चांसेस है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। सो अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली है जिसमें ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, then what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, at least one is a girl। so question क्या कह रहा है, what is the conditional probability that both are girls। तो एक फैमिली है जिसमें कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो लड़कियां होंगी, both the child are girls given that जो उनमें से छोटी है वो गर्ल है, सेकंड कंडीशन है एटलीस्ट 1 गर्ल है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चीज है इसको सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, मतलब कुछ भी प्रोबेबिलिटी दी नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था 70% पास होंगे, फिजिक्स में 75% पास होंगे, मैथ्स में तो डेटा दिया हुआ था, नंबर के फॉर्म में दिया था। यहाँ कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, हम खुद ही बना सकते हैं। कैसे, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सो अगर एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, if a family has 2 children, then what can be the different outcomes? Outcomes can be कि दोनों ही बच्चे बॉय हैं, या फिर क्या हो सकता है पहला वाला बॉय है दूसरी वाली गर्ल है, या फिर क्या हो सकता है पहली वाली गर्ल है दूसरा वाला बॉय है, या फिर क्या हो सकता है दोनों ही बच्चे गर्ल्स भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल। सो यहाँ से टोटल सैंपल स्पेस बना बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। ये टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो इसी तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों लड़के होंगे, या एक बड़ा वाला भाई लड़का, छोटी वाली बहन लड़की, या बड़ी बहन लड़की, छोटा भाई लड़का, या फिर दोनों की दोनों ही गर्ल्स, ठीक है। सो ये टोटल आउटकम हो गया हमारा। अब निकालना क्या है देखिए, सो कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो जो निकालना होता है ना उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इवन के बराबर। तो इवन ले लेते हैं हम लोग ने, यहाँ पे इवेंट्स को बता दिया, इवेंट्स को सबसे पहले डिफाइन करना है। तो इवेंट्स डिफाइन कर दिए दैट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। अब बोथ आर गर्ल्स का मतलब है दोनों बच्चे, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो E2 हमने निकाल लिया जिसकी जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। सो गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है। यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी वाली, इज अ गर्ल, ठीक है। अब देखिए इवन हमको निकालना क्या है यहाँ से, तो हम अगर यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सोचें, सो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन।
given that probability of E2. So this will be equal to probability of even intersection E2 upon probability of E2, जो ऑलरेडी अगर हो चुका है उसकी probability हमेशा नीचे रहेगी। हमको यहां से निकालना क्या है, देखिए हमको यहां से निकालना है probability of E2 पता चल जाए और even intersection E2 पता चल जाए। अब even intersection E2 कैसे निकालेंगे? सो even intersection E2 का मतलब होता है दोनों को मिला जुला के, बोथ द स्टेटमेंट्स का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इवन इंटरसेक्शन E2। सो कह क्या रहा है, बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल। देखिए एंड लगाया है मैंने, पहली स्टेटमेंट बोली एंड लगाया, दूसरी स्टेटमेंट बोली और यहां से पता चल गया निकालना क्या है। सो बोथ आर गर्ल्स कह रहा है दोनों बच्चे गर्ल हो एंड उनमें से जो छोटी वाली हो वो भी गर्ल हो। तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई? बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां होनी चाहिए और छोटी वाली भी लड़की होनी चाहिए। तो भाई इसका तो एक ही आउटकम बनेगा ना, यहाँ पे कौन सा आउटकम बनेगा? ये वाला आउटकम बनेगा, ये जी वाला। इसमें क्या कह रहा है, दोनों लड़कियां हैं और छोटी वाली भी लड़की है, तो जाहिर सी बात है अगर दो लड़की हैं तो उसमें से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ठीक है। सो इसका जो फेवरेबल आउटकम आया वो आया 1 आउट ऑफ, टोटल आउटकम्स कितने हैं? सो टोटल आउटकम्स हैं 4, ठीक है। सो इवन इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हो गया? इवन इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया दोनों ही लड़कियां हैं एंड जो छोटी वाली है वो भी लड़की है, तो इसका फेवरेबल आउटकम हुआ 1, टोटल आउटकम हुआ 4, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी की छोटी वाली जो है दैट इज अ गर्ल, ठीक है। यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो अब छोटी वाली गर्ल है तो हम लोग ये मान रहे जो पहले हो रहा है वो बड़ा है, जो बाद में हो रहा है वो छोटा है, ठीक है। सो यहां पे गर्ल जो है वो यंगेस्ट इज अ गर्ल है और ये वाला भी जो केस है इसमें भी यंगेस्ट इज अ गर्ल है। तो ये दोनों केसेस हैं जहां पे यंगेस्ट वाली जो है वो गर्ल है, ठीक है। सो यहां से टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 2, टोटल आउटकम कितने हुए? 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1/2। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, 50%, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1, नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। देखिए सेकंड पार्ट में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो इवन तो यही रहेगा, बोथ आर गर्ल्स, इवन यही रहेगा, गिवन दैट एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो कम से कम एक जो है वो तो लड़की है, ठीक है। सो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, E1 E2 लिया, अब यहां पे एक इवेंट और बना दिया सेकंड पार्ट के लिए, दैट इज E3। E3 का मतलब क्या हो गया? एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। अब एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल हमने ले लिया E3, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। सो ये ले लिया हमने इवेंट E3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय E3, ये हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन बाय E3। सो इवन बाय E3 का मतलब क्या हो गया? इवन बाय E3 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो इसका फॉर्मूला यहां से लगाते हैं। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, जो ऑलरेडी अगर हो चुका है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। इवन इंटरसेक्शन E3, अब इवन इंटरसेक्शन E3 का मतलब क्या हो गया? इवन इंटरसेक्शन E3 का मतलब हो गया भाइयों बहनों कि इवन एंड E3 दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है। सो इवन क्या हो गया? बोथ आर गर्ल्स एंड एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। अब एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल को समझिएगा, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल का मतलब है कम से कम एक तो लड़की है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन इंटरसेक्शन E3, इवन इंटरसेक्शन E3 मतलब इवन एंड E3 का कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन देखिए क्या होगा कि बोथ आर गर्ल्स एंड एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो देखिए बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां हैं एंड कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो जो ये दोनों लड़कियां हैं इसमें ये अपने आप ही कम से कम एक लड़की वाला तो केस यहां पे ऑलरेडी इसके अंदर ही फिट हो गया है, ठीक है। सो यहां से भी जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो क्या आएगा? जीजी वाला, जीजी वाला यानी दोनोों गर्ल्स। सो एट लीस्ट बोथ आर गर्ल्स व्हेन एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो जाहिर सी बात है दोनों लड़कियां हैं जब कम से कम एक लड़की है, तो बिल्कुल सही है। सो ये हो गया यहां से 1/4 अपॉन PE3। PE3 का मतलब है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की है। सो कम से कम एक लड़की कहां कहां पे देखिए? सो कम से कम एक लड़की है यहां पे BG, GB
एंड जी जी, कम से कम एक लड़की है, मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो एक वाले केस हो गए बी जी जी बी, और दो लड़कियां हैं तो ये हो गया जी जी। तो ये हो जाएगी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, टोटल आउटकम हो गए 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज 1/3। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/3। ठीक है, सो सेकंड पार्ट का आंसर इज 1/3। सो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से बैठ के लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी जो शीट है वो शीट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। सो a+b² का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उस पर वहाँ पे आपको ये सारी शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। दो तरीके के डाइस रोल किए जा रहे हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है, सो अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। ठीक है, दो डाइसेस हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है, तो मैं इसको बना देता हूं। ये हो गया लेट्स से रेड, ठीक है, और ये हो गया लेट्स से ब्लैक। सो दो डाइसेस हैं, ये ब्लैक वाला डाइस है और ये रेड वाला डाई है। सो अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डाई का मतलब पता है ना, ये लूडो खेलते हैं जो, ठीक है, पासा डाई। सो कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। अब देखिए दो डाइस एक साथ रोल किए जा रहे हैं, ब्लैक और रेड कलर के डाई को एक साथ रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये बनता है कि यहां से हम लोग निकाल लें सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग 2 डाई टुगेदर। सो अगर दो डाई रोल किए जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, देखिए दोनों पे 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, या फिर 1 3, या फिर 1 4, या फिर 1 5, या फिर 1 6। ठीक है, ये आ सकता है। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू 2 6, ये भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 अप टू कहाँ तक, 6 6 तक। सो टोटल जो आउटकम्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 36। ये आपको ऑलरेडी पता है, 10th में भी किया है, 11th में भी किया है, अब तो ये चुटकियों में हो ही जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस बना लिया क्योंकि कुछ दिया नहीं था। अच्छा, अब निकालना है हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मान लो E1, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अगर हो चुकी है उसको मान लो E2। ठीक है, सो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले E1 को डिफाइन कर लेते हैं और E2 को डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। सो सम ग्रेटर देन 9, और E2 क्या है, E2 है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ये हो गया ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो दो सिचुएशन, दो इवेंट्स हमने यहां पे सबसे पहले डिफाइन कर लिए। फर्स्ट इवेंट हो गया कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, और सेकंड हो गया दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो जो ब्लैक वाला डाई है वो 5 आ रहा है उस पे। ठीक है, सो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां से फिर से P(E1) बाय E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विच विल बी इक्वल टू P(E1) इंटरसेक्शन E2 अपॉन P(E2). चलिए अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 की। अब देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या है कि जो सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, एंड E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब है दोनों का कंबाइंड फॉर्म, कॉमन पार्ट। सो सम 9 से बड़ा होना चाहिए और ब्लैक डाई में 5 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ब्लैक डाई रोल कर रहे हैं, फिर रेड डाई रोल कर रहे हैं। मतलब जो ये फर्स्ट नंबर आया है, ये सारे फर्स्ट नंबर्स मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक डाई वाले नंबर को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर आए हैं ये ब्लैक डाई वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो दूसरे नंबर आए बाद में जो आया वो रेड डाई वाले का आया। ठीक है, सो कह रहा है सम जो होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 9 से बड़े होने वाले सम कौन कौन से होंगे, तो यहां पे देखिए 9 से बड़ा सम क्या होगा, या तो 10 होगा, या 11 होगा, या 12 होगा। सो 10 कब होगा, 10 होगा जब 6 4 आ जाए, या फिर 4 6 आ जाए, या फिर 6 10 हो गया। ठीक है, और 6 4 हो गया, 4 6 हो गया। 11 कब आएगा, जब 5 6 हो जाए, या 6 5 हो जाए, 6 5, या फिर 6 5 हो जाए, या फिर 5 6 हो जाए। अच्छा जी, 12 कब आएगा, जब दोनों के दोनों पे 6 आ जाए। ठीक है, सो सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया बेसिकली, सम ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया या तो सम आएगा 10, या तो आएगा 11, या तो आएगा 12।
इससे बड़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डाइस पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है दैट इज 6, तो अगर दोनों पे 6 6 आएगा तो मैक्सिमम सम जो आएगा वो 12 आएगा, 12 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, सो ग्रेटर देन 9 का मतलब हो गया 10 11 12। तो 10 कैसे आ सकता है? 6 4 आ जाए या 4 6 आ जाए। 11 कैसे आ सकता है? 5 6 6 5 पे। और 12 कैसे आ सकता है? 6 6 पे। ठीक है, कह क्या रहा है यहां से? कह रहा है सम ग्रेटर देन 9 व्हेन ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, तो सम रिजल्टेड इन सम ग्रेटर देन 9 एंड फर्स्ट डाई पे 5 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डाई पे 5 आना चाहिए एंड सम 9 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसके कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? सो इसके ऑप्शंस होंगे, अब सम 9 से बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन है। अब इसमें फर्स्ट डाई पे 5 आए, तो फर्स्ट डाई पे 5 आने वाला वो सिर्फ एक ही केस है, दैट इज 5/6। तो ये केस ऐसा है जो दोनों कंडीशंस को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। क्या? कि सम भी 9 से बड़ा है और फर्स्ट डाई पे 5 आया है। ठीक है, सो यहां से E1 बाय E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगा 1/36, क्योंकि टोटल आउटकम्स यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36 है भाई। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर, 6 इंटू 6 करेंगे 36 आएंगे। ना विश्वास हो लिख के देख लीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, सो ये हो गया 1/36 E1/E2। अब E2 की वैल्यू क्या है? E2 क्या है? प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब देखिए प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, मतलब जो फर्स्ट डाई आया है उस पे 5 आया हो। तो 5 आया हो, 5 कब आएगा? 5 आएगा भाई बीच में, यहां पे 5 1 आया होगा, 5 2 आया होगा, 5 3 आया होगा, 5 4 आया होगा, 5 5 आया होगा एंड 5 6 आया होगा। सो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, टोटल कितने आउटकम्स हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 6 आउट ऑफ 36। 36 से 36 कट गया, सो द आंसर इज 1/6। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/6। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट 1/6। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4। ठीक है, सो यहां पे अब हम लोग क्या कर लेंगे? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको E1 ले लिया या E1 E2 ले लिया। अब यहाँ पे E3 E4 ले लेते हैं। ठीक है, सो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सो सम इज 8 एंड E2 क्या, E4 क्या हो जाएगा? दैट रेड डाई resulted in a number less than 4। red die resulted in a number less than 4। तो हमको यहां से E4 निकालनी। E4 हमने ले लिया कि रेड डाई पे जो नंबर आया है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 मतलब कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? लेस देन 4 पे आएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, सो रेड डाई पे या तो 1 आया, या तो 2 आया, या तो 3 आया। ये हो गया E4। अब हमको यहां से क्या निकालना है? हमको यहां से निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E4। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E4 अपॉन, जो ऑलरेडी अगर हो चुका है वो नीचे होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आप लोग निकालिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे अपना आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 का आंसर जरूर नीचे लिखिएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको शाउट आउट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपका आंसर आता है तो। ठीक है, और चेक भी हो जाएगा, अगर सही आएगा तो वो भी तो भी बताऊंगा सही है कि नहीं है, गलत आएगा तो भी बताऊंगा कि गलत क्यों है। ठीक है, सो यहां से आप चेक कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट पे डालिए और देखिए कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कमिटी ऑफ 4 पर्सन हैज टू बी चोजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1 गर्ल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स दैन बॉयज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं कि सीबीएसई में आए ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कमिटी ऑफ 4 पर्सन्स हैज टू बी चोजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। सो हमको बॉयज दिए हैं, गर्ल्स दिए हैं, 8 बॉयज दिए हैं एंड 6 गर्ल्स दी हैं। कह रहा है एक कमेटी बनानी है जिसमें हमारे पास टोटल कितने लोग हों? टोटल 4 लोग हों। ठीक है, सो कमिटी ऑफ 4 पर्सन हैज टू बी चोजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1 गर्ल। इस कमेटी में नारी शक्ति जिंदाबाद होनी चाहिए, कम से कम एक महिला इसमें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स दैन बॉयज। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है?
जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको E1 ले लो, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको E2 ले लो। यही मैं बता रहा हूं शुरू से, और यही आप फॉलो करेंगे, सारे आंसर्स मैच करेंगे, मजा आ जाएगा जब आप पीछे से मैच करेंगे। सो E1 क्या हो गया? E1 हो गया दैट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉयज। सो मोर गर्ल्स, मैंने थोड़ा छोटे में लिख दिया, लिख दीजिएगा कमेटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, दिस इज E1। E2 क्या हो गया? E2 हो गया जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। क्या हो चुका है ऑलरेडी अकर? क्या इन्होंने बता दिया? इन्होंने पहले ही बता दिया कि एटलीस्ट वन गर्ल तो होनी ही चाहिए। सो ये ऑलरेडी कंडीशन यहां पे दे दी गई है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कमेटी में लड़कियां ज्यादा हों लड़कों से, गिवन दैट एटलीस्ट वन गर्ल इज ऑलरेडी देयर, कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सो अगेन बस हमने यहां पे जो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी थी उसको E1 ले लिया, जो ऑलरेडी अगर हो रहा था उसको E2 ले लिया और फॉर्मूले में रख दिया। सो फॉर्मूला इज P(E1 by E2) that is equals to probability of E1 intersection E2 upon probability of E2। so ये हमको यहां पे निकालना है। अब फिर से वाली बात आ गई भाई, ये कैसे निकालेंगे? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाना है, तो ये कैसे करके दिखाएंगे? सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना होगा। सो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हो गया? E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब क्या रहा है? मोर गर्ल्स देन बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन गर्ल। तो कह रहा है कि दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा कि कमेटी में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए एंड लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए लड़कों से। तो भाई जब जाहिर सी बात है, जब लड़कियां ज्यादा होंगी लड़कों से तो कम से कम एक लड़की तो होगी ही होगी उसमें। ठीक है, सो दैट मींस अगेन जो E2 है वो ऑलरेडी E1 में अकर कर रहा है, लेकिन अगर इसको कंबाइन करके देखें तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कमेटी में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए और लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए लड़कों से। तो अब देखिए, लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए लड़कों से, सो कमेटी में टोटल लोग कितने हैं? 4। लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए लड़कों से, वो पॉसिबिलिटी कब बनेगी? वो पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब हमारी कमेटी में 3 गर्ल्स हो, 1 बॉय हो, या फिर और या फिर क्या हो सकता है? 4 गर्ल्स हो, एक भी लड़का ना हो, 0 बॉय हो। ठीक है, मोर गर्ल्स देन बॉयज की कंडीशन कब बनेगी? जब 3 लड़कियां हो, एक लड़का हो, या फिर चारों की चारों लड़कियां हो और एक भी लड़का ना हो। ठीक है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकाल लें, सो दिस इज E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 ही है। अब समझिएगा, 3 गर्ल्स होनी चाहिए एंड 1 बॉय होना चाहिए। तो देखिए 3 गर्ल्स, सो सबसे पहले टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास? टोटल गर्ल्स हैं 6। तो यहाँ पे बेसिकली लगेगा 11th का एक छोटा सा प्यारा सा अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉब्लम है, 11th में कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो अगेन नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर कॉम्बिनेशन नहीं आता। सो कॉम्बिनेशन भी कवर करूंगा, क्लास 11th का टॉपिक पूरा समझा दूंगा, बिल्कुल बिंदास समझ में आ जाएगा। सो कॉम्बिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे चल के आपको NDA के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ लॉजिक। जिसको पहेलियां बुझाना अच्छा लगता है, रिडल्स बुझाना अच्छा लगता है, उनको मजा आएगा कॉम्बिनेशन पढ़ने में। सो कह क्या रहा है? आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। सो कह ये रहा है कि 3 गर्ल्स चूज करनी है, टोटल गर्ल्स कितनी है? 6। सो इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6C3 इंटू एंड 1 बॉय। 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और एक लड़का है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड मींस मल्टीप्लाई 1 बॉय। सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 8। 8 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 8 + 6 14। 14 में कितने को चूज करना था? 14C4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 लड़कियां एक लड़का, तो ये हो गया 6C3 इंटू 8C1। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस। सो और का मतलब हो गया यहाँ पे प्लस। सो प्लस क्या हो गया? देखिए नीचे वाला भी मैं लिख दे रहा हूं। सो प्लस और क्या हो सकता है? या फिर चारों की चारों लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? 6। सो 6C4 ये हो गया क्या? चारों की चारों लड़कियां। अब 0 बॉयज है तो भाई 0 बॉय की प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, कोई भी लड़का नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हो गया 14C4। टोटल 14 लोग हैं, 8 + 6 टोटल 14 लोग हैं, 8 गर्ल्स 6 बॉयज, टोटल बंदे 14। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो जितने सेलेक्ट करने होते हैं वो हम लोग नीचे रखते हैं बेस पे, और जितने टोटल दिए होते हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहां से आ गया हमारा E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 6C3
इंटू 8c1 प्लस 6c4 टोटल अपॉन 14c4। सो ये तो आ गया अपना क्या, ये आ गया अपना न्यूमरेटर पार्ट, E1 इंटरसेक्शन E2। अब निकालते हैं E2 क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए इस कमेटी में जो 4 लोगों की बन रही है। सो एटलीस्ट वन गर्ल के लिए क्या कर सकते हो, देखिए एटलीस्ट का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है निकालने का, अगर कहीं पे भी आपको एटलीस्ट निकालना है, सो एटलीस्ट निकालने का बेस्ट वे होता है 1 माइनस नन। ये होता है सबसे शॉर्टेस्ट तरीका कहीं पे भी एटलीस्ट निकालने का। सो एटलीस्ट निकालना है, सो इसके लिए कर लीजिए 1 माइनस नन, 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी की एक भी लड़की ना हो, ठीक है। तो एक भी लड़की ना हो मतलब जो ये 4 की कमेटी बन रही है इसमें एक भी लड़की ना हो। सो एक भी लड़की ना हो का मतलब क्या है, एक भी लड़की ना हो का मतलब है एक भी लड़की ना हो का मतलब एक भी लड़की ना हो, सारे लड़के ही हो, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से क्या क्या केसेस बनेंगे, यहाँ से केसेस बनेंगे 4 बॉयज 0 गर्ल्स, ठीक है। एक भी लड़की ना हो तो इसकी कंडीशन ये बनेगी 4 बॉय 0 गर्ल। एक भी लड़की ना हो मतलब चारों के चारों लड़के हों, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कि चारों के चारों लड़के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी चारों के चारों लड़के। तो टोटल बॉयज कितने हैं 8, सो ये हो गया 8c4। 8 में से कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं 4, और टोटल बच्चे कितने हैं 14, 14 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 4, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम हो गया यहाँ से 8c4। 8c4 मतलब चारों के चारों लड़के हैं, 4 बॉयज 0 गर्ल्स का तो मतलब है गर्ल्स 0 ही होंगी, तो उनको हटा दिया, गर्ल्स का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 0 गर्ल्स तो 0 ही हो गया। सो ये हो गया 8 में से 4 लड़के चूज कर लो और टोटल 14 में से 4 चूज कर लो, तो ये आ गया। सो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, सो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14c4 माइनस 8c4 अपॉन 14c4, ठीक है। सो यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 14c4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 8c4 अपॉन 14c4। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आ गया 14c4 माइनस 8c4 डिवाइडेड बाय 14c4। सो 14c4 से 14c4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा 6c3 8c1 प्लस 6c4। सो इसकी वैल्यूज यहाँ पे आप रख लीजिएगा, ये आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैल्यूज कैसी रखी जाती हैं। सो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो चुनाव चिन्ह छाता बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख दीजिएगा, नीचे मेंशन कर दीजिएगा, नीचे छाता बना दीजिएगा कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं आता इसलिए आपने कमेंट में डाला छाता, ठीक है। सो अगर ये नहीं आता तो नीचे लगा दीजिएगा कमेंट में छाता, मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं आता है, तो अगली बार मैं कॉम्बिनेशन वाला वीडियो कंप्लीट कर लूंगा, यहाँ पे कवर कर लूंगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे कॉम्बिनेशन की, और हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको आता है वो इसका आंसर जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। बताएंगे सही है कि नहीं है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% students read Tamil newspaper, 20% students read both Hindi and Tamil newspaper. Find the probability that a student selected at random reads Tamil newspaper given that he has already read Hindi newspaper, Hindi newspaper given that he has already read Tamil newspaper, neither Hindi nor Tamil। तो बेटा ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने अभी इससे पहले कराया था, फिजिक्स और मैथ्स वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है। सो इसको अपने आप करिएगा, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसका आंसर अगेन मैं टेलीग्राम में, अगर आप कनेक्टेड हैं टेलीग्राम में जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, टेलीग्राम में मैं आपको इसके और भी क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस सब प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाइए, दैट इज़ फॉर ऑल। सो मेहनत कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, स्टडी हार्ड एंड प्ले हार्डर, मेहनत कीजिए और जम के मौज भी लीजिए जिंदगी की, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक ही बार मिलती है, जम के एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें, नए नए जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नए वीडियोस डाल रहा हूं आप लोग के लिए, वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो छोटा छोटा कदम है, जो स्मॉल स्टेप्स आप लेते हो डेली के डेली, वही आपको एक बड़े गोल की तरफ पहुंचाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।